नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। यदि आप अच्छे नहीं हैं तो सबसे पहले आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उसके बाद फिर अपने पढ़ाई का ख्याल रखें, उसके बाद फिर अपने जीवन से जुड़ी हुई अन्य चीज़ों का ध्यान रखें। तो साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इतिहास लेखन के बारे में। तो यदि आप हमारे साथ लगातार बने हुए होंगे तो आपको पता होगा कि हमने इतिहास लेखन नामक एक नए अध्याय की शुरुआत आज से लगभग 10-15 दिन पहले की थी, जिसमें मुख्य तौर पे हमने आपको दो इतिहास लेखन के बारे में, दो इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री राइटिंग के ट्रेंड के बारे में आपको बताया था। जिसमें पहला था सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी, जिसको हिंदी में आप निम्न वर्गीय प्रसंग कहते हैं। निम्न वर्ग को केंद्र में रख करके इतिहास लिखने की एक परंपरा की शुरुआत की गई थी। किनके द्वारा? रणजीत गुहा के द्वारा। उस इतिहास लेखन को ही हम लोग इतिहास की भाषा में सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी या फिर निम्न वर्गीय प्रसंग या फिर अवर इतिहास लेखन के नाम से जानते हैं। दूसरे हिस्ट्री राइटिंग ट्रेंड के तौर पे हमने आपको बताया था अनुभववादी परंपरा, यानी कि अनुभववादी इतिहास लेखन की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, किसने किया, कौन कौन से हिस्टोरियंस उसमें एसोसिएट थे, और फिर जब अनुभववादी इतिहास लेखन की शुरुआत हुई तो उन लोगों ने अपने सब्जेक्ट मैटर के तौर पे किन किन चीज़ों का प्रयोग किया, किन किन चीज़ों का सिलेक्शन किया। उसके बाद एक लेक्चर और हमने दिया था हिस्टोरियोग्राफी पे, जो कि हिस्टोरियोग्राफी का इंट्रोडक्शन लेक्चर था, जिसमें हमने आपको बताया था कि इतिहास लेखन यदि एक सब्जेक्ट के तौर पे देखा जाए तो उस सब्जेक्ट में हमें कौन कौन से अध्याय पढ़ने हैं। उस अध्याय में हमने आपसे सामान्यीकरण के बारे में भी जिक्र किया था, वस्तुपरकता के बारे में भी जिक्र किया था, सबाल्टर्न के बारे में तो जिक्र किया ही था, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन हो या फिर कॉलोनियलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी है, जिसको आप हिंदी में उपनिवेशवादी इतिहास लेखन कहते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया था कि जब आगे चल कर के हम लोग और हिस्ट्री राइटिंग ट्रेंड के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें संप्रदायवादी इतिहास लेखन भी आता है और कई तरह के इतिहास लेखन है। कैम्ब्रिज स्कूल हिस्टोग्राफी है या फिर प्रत्यक्षवादी दर्शन है, मार्क्सवादी हिस्ट्री राइटिंग है। इस तरह के तमाम हिस्ट्री राइटिंग के ट्रेंड की शुरुआत हुई, जिसको हमने आपको इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में समझाया था। आज से हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, यानी कि आज हम लोग जो बात करेंगे वह बिल्कुल नया चैप्टर होने वाला है। तो मेरा आपसे यह पर्सनल अनुरोध है, यह मेरा सलाह है आपको कि आप सबसे पहले उस तीनों लेक्चर्स को देख लीजिए। यदि आप नए छात्र हैं हमारे चैनल पे तो आप यूट्यूब में जाएं और सर्च करें सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी बाय अमृतराज, या फिर आप हिस्टोरियोग्राफी बाय अमृतराज लिखेंगे तो ऊपर में ही कुसुम नेट क्लासेस के नाम से हमारा तीनों लेक्चर्स आ जाएगा। तो आप वहां से एक एक करके उन तीनों लेक्चर्स को देख लीजिएगा और साथ में एक बेहतरीन नोट्स तैयार जरूर कीजिएगा, ताकि एग्जामिनेशन से पहले आपको रिवीजन करने में सुविधा हो सके। तो आइए फिर, यह तो पुरानी बातें हो गई। आज हम लोग कौन सी नई बात करने वाले हैं उसके बारे में चर्चा की शुरुआत की जाए। तो आप हेडिंग दे दें। आज हम लोग बात करने वाले हैं जनरलाइजेशन के बारे में, सामान्यीकरण के बारे में। हिंदी में उसको सामान्यीकरण कहते हैं, अंग्रेजी में उसको जनरलाइजेशन कहते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, किन किन बिंदुओं की पड़ताल करेंगे, सबसे पहले उन बिंदुओं को जान लेते हैं। पहली चर्चा हमारी होगी सामान्यीकरण आखिर क्या है। सामान्यीकरण क्या है, हम लोग सामान्यीकरण क्यों करते हैं, आखिर इतिहास लेखन में इतिहास लिखने के दौरान जनरलाइजेशन की क्या आवश्यकता है, हमें क्यों करना चाहिए, उसके अलावा यदि हमें करना चाहिए तो किस तरीके से करना चाहिए, आखिर कौन कौन सा तरीका होता है। दो सवाल। तीसरा सवाल, सामान्यीकरण के कितने प्रकार होते हैं, आखिर उसके कितने टाइप्स हैं, किस तरीके से सामान्यीकरण किया जा सकता है। चौथे नंबर पे बात करेंगे कि यदि सामान्यीकरण इतिहास लेखन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है तो फिर हम लोग अपनी क्षमता को कैसे सुधारें कि सामान्यीकरण हम लोग बेहतरीन तरीके से कर सकें।
उसके बाद हम लोग यह बात करेंगे कि जब हम लोग सामान्यीकरण कर रहे होते हैं तो हम लोग किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, या फिर सामान्यीकरण करने के दौरान किन किन सब्जेक्ट मैटर का हम लोग सिलेक्शन करते हैं। ठीक, एक सवाल और, सामान्यीकरण कहाँ से मिलते हैं और सामान्यीकरण करने के लिए कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं, और उन सोर्सेज का इस्तेमाल हम लोग कितने बेहतरीन तरीके से या फिर हम लोग किस तरीके से उस सोर्सेज को अंजाम दे सकते हैं। तो यह 4-5 सवाल होंगे आज के हमारे लेक्चर्स में। तो लेक्चर हो सकता है कि थोड़ा बड़ा भी हो, तो आप बोर मत होइएगा, आप इसको ब्रेक कर करके एक एक करके आप एक एक हिस्से को आराम से देखिएगा, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और स्पेशली उन छात्रों के लिए जो पीएचडी कर रहे हैं या फिर हायर एजुकेशन में जाने का मन बनाया है। ठीक है, चलो तो फिर शुरुआत की जाए। आप लिखें, हेडिंग दे दें जनरलाइजेशन। यदि आप हिंदी माध्यम के छात्र हो तो आप यहाँ पर सामान्यीकरण लिख लो। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसके डिफिनेशन की बात करते हैं हम लोग कि आखिर सामान्यीकरण होता क्या है। देखिए, आप लिखिएगा, यदि आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। सामान्यीकरण एक वैसा प्रोसेस है साथियों, जिस प्रोसेस के माध्यम से इतिहास में हमें जितने भी फैक्ट मिले हैं जो कि इलॉजिकल हैं, जो कि अतार्किक हैं, तो उन फैक्ट्स को उन तथ्यों को हम लोग सामान्यीकरण के माध्यम से उसे आसान करते हैं, उसको लॉजिकल बनाते हैं, ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंच सके। सामान्यीकरण 2 शब्दों से बना है, आप ध्यान देंगे तो पता चलेगा। सामान्य प्लस उसका जो करण, एक प्रोसेस होता है, उसको करने की प्रक्रिया, करण का अर्थ है। ठीक है, और सामान्य का क्या अर्थ है, इसको जनरलाइज करते हैं। जनरलाइज क्यों करते हैं, ताकि यह कॉमन से कॉमन व्यक्ति तक, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक यह पहुंच सके। सिर्फ एक ही मकसद होता है कि हम लोग जो भी इतिहास लेखन या फिर जो भी इतिहास लिखेंगे, उस इतिहास के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस कनेक्ट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक हम लोग उसको पहुंचा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को हम लोग उसे समझा सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस हमसे कनेक्ट हों उस हिस्ट्री राइटिंग के माध्यम से। इसीलिए इतिहास लेखन में सामान्यीकरण की आवश्यकता पड़ी। आप समझ रहे हैं? चलिए, तो जनरलाइजेशन क्या है, सामान्यीकरण है, क्या है, यह आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। जनरलाइजेशन के बारे में एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है मार्क ब्लॉक। तो मार्क ब्लॉक ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है द हिस्टोरियंस क्राफ्ट। इसको आप एक अलग लिख लीजिएगा साइड में, क्योंकि इससे यूजीसी नेट में कई बार सवाल पूछा गया है कि हिस्टोरियंस क्राफ्ट निम्नलिखित में से किस इतिहासकार के द्वारा लिखा गया है। तो उनका नाम है मार्क ब्लॉक। मार्क ब्लॉक ने सामान्यीकरण के बारे में कुछ बताया है, उस स्टेटमेंट को आप हूबहू लिखें। मार्क ब्लॉक कहते हैं कि यह प्रक्रियाओं के बीच उदाहरण प्रस्तुत करने वाला संबंध है। यह किसी प्रकार की व्याख्या या कार्य कारण, मोटिवेशन या प्रभाव या असर बनाने के लिए किए गए प्रयासों का परिणाम है। उसके अलावा एक बात और मार्क ब्लॉक कहते हैं, किसके बारे में, सामान्यीकरण के बारे में, कि सामान्यीकरण इतिहासकारों के काम करने के उन तरीकों का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिन्हें मार्क ब्लॉक इतिहासकारों के व्यापार की रीति कहते हैं। ठीक, अब यह हिंदी का जो शब्द है आपको टफ लग रहा होगा, इसको आसान भाषा में ऐसे समझिए कि मार्क ब्लॉक का कहने का आशय, या फिर आप ऐसे कहें कि मार्क ब्लॉक सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि इतिहास लेखन इतिहासकारों का एक व्यापार है ना, एक ट्रेड है। जो भी हिस्टोरियंस हैं
वह जब इतिहास को लिखते हैं तो वह एक तरह का उनका बिजनेस है। तो उस बिजनेस को सफल बनाने के लिए, उस बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए यह एक कस्टम के तौर पे है, यानी कि सामान्यीकरण एक उनका रीति रिवाज है। यदि उस रीति रिवाज को फॉलो नहीं करेंगे हिस्टोरियंस तो वह ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। इसीलिए सभी इतिहासकारों के लिए सामान्यीकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है और इसीलिए मार्क ब्लॉक ने कहा कि इतिहासकारों के व्यापार की रीति है, यानी जो व्यापार हिस्टोरियंस करते हैं उस व्यापार का एक महत्वपूर्ण कस्टम है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यह बात करते हैं, एक बात और लिखें, कहते हैं कि मोटे तौर पे, है ना, मोटे तौर पे इतिहासकार सामान्यीकरण इसीलिए करते हैं जिसके जरिए वह ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक, ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलर्स तक, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वह अपनी पहुंच बना सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वह अपनी बात को समझा सकें और उन्हें समझाने में वह सफल हो सकें। इसीलिए सामान्यीकरण का इस्तेमाल करना उनके लिए मजबूरी है। आप भी जब इतिहास लेखन लिखेंगे तो आपका भी कहीं ना कहीं पहला इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट होगा वह यह होगा कि जब आप इतिहास लिख रहे हो तो वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके लेखन को पढ़ सकें। क्लियर है? यह तो बात होगी हमारी सामान्यीकरण के डिफिनेशन के बारे में कि सामान्यीकरण क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं सामान्यीकरण के कितने प्रकार होते हैं। ठीक, टाइप्स के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ जनरलाइजेशन आप लिख सकते हैं। अब इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला लो लेवल जनरलाइजेशन, निम्न स्तरीय सामान्यीकरण। दूसरा मिडिल लेवल होता है, मिड लेवल आप लिख सकते हैं, जो कि मध्य स्तर का होता है। और तीसरे नंबर में आप लिख सकते हैं लार्ज लेवल, जो कि बड़े स्तर पे, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं व्यापक सामान्यीकरण। व्यापक सामान्यीकरण इसको बोलते हैं मध्य स्तरीय सामान्यीकरण और इसको बोलते हैं निम्न स्तरीय सामान्यीकरण। क्लियर है? अब हम लोग एक एक करके तीनों पर चर्चा करते हैं कि लो लेवल सामान्यीकरण क्या होता है, मिड लेवल सामान्यीकरण क्या होता है और जो हाई लेवल का है, जो लास्ट का लेवल है, जो कि जिसमें सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, वह व्यापक सामान्यीकरण क्या होता है और तीनों का कितना महत्व है और हम लोग कैसे पता चलेगा कि हम लोग लो लेवल सामान्यीकरण कर रहे हैं या फिर मिड लेवल सामान्यीकरण के प्रोसेस में है या फिर हम लोग लार्ज लेवल के सामान्यीकरण के प्रक्रिया में हैं। यह तीनों का आप कैसे पता लगा सकते हैं। यदि आप किताब पढ़ भी रहे हैं तो उस किताब को पढ़ने के दौरान आप पता लगा सकते हैं कि जो आपके राइटर हैं, जो आपका हिस्टोरियन है, वह किस लेवल का सामान्यीकरण करके आपके तक वो अपनी बात को पहुंचा पा रहा है। आप ऐसे यहाँ से पढ़ करके आप समझ सकते हो। किसी भी किताब को आप पढ़ते हैं तो उस किताब में आप इस बिंदु को आज के बाद ध्यान में रखिएगा, तब आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। अब बात करते हैं निम्न स्तरीय सामान्यीकरण के बारे में। कहता है कि निम्न स्तरीय, एक उदाहरण के तौर पे हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब इस तीनों को आपने लिख लिया, मैं मिटा देता हूं इसे। अब देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले किसी पीरियड का। मान लो कि हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं मौर्यन पीरियड का। ठीक, मौर्यन पीरियड भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण काल है ना। मौर्यन पीरियड भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण काल है
इसके बारे में इसका सामान्यीकरण कैसे किया जा सकता है तीनों लेवल पे। तो देखिए, यदि मौर्यन पीरियड को हम लोग लो लेवल पे सामान्यीकरण करेंगे, यानी कि लो लेवल कहने का सिर्फ इतना मतलब होता है कि आप उसके बारे में कम से कम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो लो लेवल सामान्यीकरण में सिर्फ हम लोग टाइम फ्रेम की बात करते हैं, टाइम पीरियड की बात करते हैं, यानी कि आप बोल सकते हो क्रोनोलॉजी, है ना। जैसे हम लोग बात कर लें कि 326 के आसपास मौर्यन पीरियड की स्थापना होती है और यह 184 के आसपास चलता है ना, 184 तक, जब तक पुष्यमित्र शुंग स्थापना नहीं करेगा शुंग वंश का, तब तक मौर्यन पीरियड चलता है। तो यदि आपने मौर्यन पीरियड को पढ़ाने के दौरान या फिर लिखने के दौरान केवल आपने टाइम फ्रेम के बारे में लोगों को बताया, केवल उसके जो उसका क्रोनोलॉजी है उसके बारे में केवल आपने बताया, तो यह एक लो लेवल का सामान्यीकरण है। यानी कि आपने अपने ऑडियंस के लिए मौर्यन पीरियड को आसान करने की कोशिश तो की, लेकिन आपने उतना आसान नहीं किया कि मौर्यन पीरियड को आपके ऑडियंस बहुत ज़्यादा समझ जाएं। क्योंकि आपने सिर्फ टाइम फ्रेम बताया है तो आपके ऑडियंस सिर्फ इतना जान पाएंगे कि मौर्यन पीरियड का जो टाइम था वह इतना एडी से या फिर इतना बीसी से लेकर के इतना बीसी तक, इतना एडी तक था। यदि आप इस तरीके से करते हैं तो यह एक लो लेवल सामान्यीकरण होता है। दूसरी बात, आगे बढ़ते हैं, और दूसरा जो यदि मध्य स्तरीय का सामान्यीकरण आप करेंगे तो आप उसमें यह बताएंगे, यह तो लो लेवल का हो गया, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। मिड लेवल का यदि इसका सामान्यीकरण हो तो हम लोग टाइम फ्रेम से आगे बढ़ करके उसके एरिया के बारे में बताएंगे, ठीक, उसके एरिया के बारे में बताएंगे, उसके शासक के बारे में बताएंगे कि उसमें कौन कौन से लोग हुए और उस पीरियड का क्या कैरेक्टर था। कैरेक्टर कहने का क्या अर्थ है? कैरेक्टर कहने का अर्थ है कि उस समय राजतंत्र था या लोकतंत्र था, ठीक। अब देखिए, आप जब मिड लेवल का सामान्यीकरण किया तो आपने अपने ऑडियंस के लिए मौर्यन पीरियड को समझने में और आसानी और सुविधाजनक उसे बनाया, है ना, क्योंकि आपने एरिया को भी बताया, उस समय कौन कौन से लोग शासन कर रहे थे और राजतंत्र था, लोकतंत्र था, गणतंत्र था, या फिर किस तरीके का उस समय जो स्टेट था उसका नेचर ऑफ स्टेट क्या था, उसके बारे में आपने बताकर अपने ऑडियंस के लिए मौर्यन पीरियड को समझने में और सुविधा पहुंचाई। तो यह एक मिड लेवल का सामान्यीकरण होता है। तीसरे स्तर पे आते हैं कि यदि आप इसको लार्ज लेवल का सामान्यीकरण करें, ठीक है, व्यापक सामान्यीकरण करें, तो आप मौर्यन पीरियड के एक एक पहलू के बारे में अपने ऑडियंस को बताएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे उस समय का पॉलिटिकल लाइफ कैसा था, उस समय का सोशल लाइफ कैसा था, रिलीजियस लाइफ कैसा था, इकोनॉमिकल लाइफ कैसा था, कल्चरल लाइफ कैसा था, ठीक। उसके अलावा उस समय महिलाओं की दशा कैसी थी, गुलाम थे तो गुलामों की क्या स्थिति थी, मजदूर थे तो मजदूरों की क्या स्थिति थी। यानी कि मौर्यन पीरियड के आपने एक एक पहलू पर चर्चा की, यानी कि आप एक तरीके से मौर्यन पीरियड का आपने पोस्टमार्टम कर दिया, यानी कि उसके सारे चीज़ों को आपने एक एक करके उस पर लाइट थ्रो किया, आपने उस पर प्रकाश डाला, ठीक है। तो इस तरीके से आप काम करेंगे तो यह व्यापक सामान्यीकरण होता है, ठीक है। चलो, अब देखो, यह तो एक पीरियड के बारे में आपने समझा। एक उदाहरण और मैं इस पे देता हूं आपको। अब देखिए, अब आप जब किताब पढ़ेंगे या फिर आप किसी से बात करेंगे तो आपके दोस्त या फिर आप जब किसी शिक्षक से बात करते होंगे तब आपके दोस्त या फिर आपके टीचर बोलते होंगे कि इस किताब में इतना ही दिया हुआ है, बहुत शॉर्ट में बात किया गया है, यानी गांधी के बारे में, मौर्यन पीरियड के बारे में सिर्फ इतना ही बताया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि वह जो इतिहासकार है वह किस लेवल का सामान्यीकरण किया है उस पर डिपेंड करता है। तभी तो सारे हम लोग को कई हिस्टोरियन का किताब पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कई हिस्टोरियन जो हैं वह केवल लो लेवल का सामान्यीकरण करते हैं, कई जो हैं मिड लेवल तक करते हैं और कई जो हैं वह लार्ज लेवल का भी सामान्यीकरण करते हैं। तो जो लार्ज लेवल का सामान्यीकरण होता है वह किताब हमें ज़्यादा पसंद आता है।
क्योंकि उसमें सारे बिंदुओं पर चर्चा की गई होती है। अब हम लोग बात करते हैं, एक पीरियड को लेकर हमने उदाहरण समझा। यदि एक व्यक्ति के तौर पे इसको आपको उदाहरण समझाना हो किसी को, या फिर आप ही को समझना हो, तो कैसे समझा जा सकता है? देखिए, मैं बार बार आप सभी से बोलता हूं कि आप पढ़ाई ऐसे करो कि दूसरे को आप पढ़ा सकते हो, तभी फिर पढ़ने का मकसद है। अन्यथा आप सीख तो लेंगे, लेकिन नॉलेज इंक्रीज तभी होता है जब आप दूसरे के साथ उसे शेयर करते हैं, है ना। चलो, अब उदाहरण के लिए एक व्यक्ति को लेते हैं। मान लो कि मैंने महात्मा गांधी को लिया, यहाँ पर गांधी को लिया, ठीक। चलो, गांधी ही लिखो, इतना लंबा लिखने की आवश्यकता नहीं है ना। अब हमने आपको सिर्फ यह बताया कि गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ और 1948 में इनका देहांत हो गया, यानी यह डेथ कर गए, है ना। इसका मतलब क्या है कि हमने आपके साथ लो लेवल का सामान्यीकरण किया। यदि मैं यह बताऊं कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, बर्थ प्लेस की बात करूं, उनका कास्ट क्या था, उनका क्लान क्या था, और मुख्य तौर पे उन्होंने कौन से काम किए थे उसके बारे में बताऊं, ठीक है, तब यह मिड लेवल का सामान्यीकरण होगा। लेकिन यदि मैं आपको यह बताऊं कि गांधी का जन्म यहाँ हुआ था और शहर यह था, ठीक, उसके बाद प्राइमरी एजुकेशन यहाँ से हुआ, सेकेंडरी यहाँ से हुआ, फिर टर्शियरी एजुकेशन यानी हायर एजुकेशन के लिए बाहर गए, लॉ के लिए वह लंदन गए, लंदन जाने के बाद फिर लौटा, उन्होंने अब्दुल्ला से मिला, फिर साउथ अफ्रीका गए, फिर 21 साल उन्होंने रहा वहाँ पर, इतने सारे मूवमेंट किए, फिर इंडिया 1915 में आए। 1915 के बाद उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हो, या फिर असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, इस तरीके से उन्होंने एक ऑर्डर में हमने आपको बताया गांधी के बारे में। यानी कि गांधी के लाइफ के बारे में हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें आपको बता दी। तो यह जो प्रक्रिया होगा, यह व्यापक सामान्यीकरण की प्रक्रिया होगी। समझ में आ रही बात? चलो, मेरे ख्याल से एकदम पूरा 100% समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, हमने आपको तीनों समझा दिया उदाहरण के माध्यम से कि लो लेवल का क्या होता है सामान्यीकरण, हाई लेवल का क्या होता है, और मिड लेवल का सामान्यीकरण क्या होता है। चलिए, अब हम लोग एक अन्य टॉपिक पे बात करते हैं, जो कि इसी का सामान्यीकरण वाले चैप्टर का ही हिस्सा है। और उस चैप्टर का नाम लिखें, चैप्टर नहीं, बस ऐसे ही सब टॉपिक, बहुत छोटा सा है, उसका नाम है मेटा हिस्ट्री। मेटा हिस्ट्री क्या होता है? आप जब हमारे पेपर 1 के लेक्चर को देखे होंगे तो हमने वहां पर आपको बताया था मेटा कम्युनिकेशन। उसी तरीके से एक होता है मेटा हिस्ट्री। मेटा हिस्ट्री क्या होता है साथियों? एक टर्म और लिखो, आपको बहुत मजा आएगा समझने में, मेटाफिजिक्स। हाँ, आपने लिखा? एक सेकेंड, अब हम लोग बात करते हैं मेटाफिजिक्स के बारे में। मेटाफिजिक्स के बारे में नहीं, मेटा हिस्ट्री के बारे में। मेटा होता क्या साथियों? मेटा शब्द का अर्थ होता है बियॉन्ड। बियॉन्ड का क्या मतलब होता है? उससे बिल्कुल अलग, उससे एक अलग दुनिया में, है ना। जैसे फिजिक्स के बियॉन्ड जो बातें होती है उसे मेटाफिजिक्स वाले सब्जेक्ट में रखा जाता है, ठीक। उसी तरीके से हिस्ट्री के बियॉन्ड जो बात होगी उसको मेटा हिस्ट्री वाले सब्जेक्ट में रखा जाएगा। तो आप लिख सकते हो बियॉन्ड फ्रॉम हिस्ट्री। यानी कि जैसे हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं लाइट के बारे में, यानी कि फिजिक्स में जो भी चीज़ें पढ़ते हैं हम लोग उसका प्रमाण हमारे पास मौजूद होता है। लेकिन मेटाफिजिक्स की जो दुनिया है, जो कि फिलॉसफी में फॉलो किया जाता है, जैसे आत्मा, परमात्मा, या फिर जीवन के बाद क्या होता है, यह तमाम तरह के जो टॉपिक हैं वह मेटाफिजिक्स का हिस्सा है। उसी तरीके से जैसे हमने पढ़ा कि फिजिक्स के बियॉन्ड जो बात होगी उसे मेटाफिजिक्स कहेंगे, उसी तरीके से हिस्ट्री के बियॉन्ड जो बात होगी उसे मेटा हिस्ट्री कहेंगे। यानी कि वह एक प्रकार का हिस्ट्री तो होगा, लेकिन उसका ओरिजिनल जो प्रमाण है, उसका जो फैक्ट है,
उसका हमारे पास कोई सोर्स नहीं होगा। ठीक, तो यह एक प्रकार का ऐसा है कि यह एक इतिहास तो है, लेकिन इतिहास पर यह थोपा गया इतिहास है ना। पहले से जो इतिहास चल रहा है उसके ऊपर उसके पास फैक्ट हैं, सोर्सेज हैं, लेकिन उसके ऊपर ज़बरदस्ती कोई चीज़ थोपा जाए और उसको भी इतिहास में शामिल कर लिया जाए, तो उन हिस्सों को मेटा हिस्ट्री के अंतर्गत रखा जाता है। तो यदि आपसे कोई पूछे, आपसे कोई सवाल करे, तो आप मेटा हिस्ट्री के बारे में आप उन्हें समझा सकते हैं। कई लोगों ने जो लिखा है उनके लेखनी को मेटा हिस्ट्री के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि उनके लेखनी के लिए कोई प्रमाण नहीं मिला है। कौन कौन लिखे हैं उनका नाम लिख लीजिए। उस व्यक्ति का नाम है हीगल स्पैंगलर, हीगल स्पैंगलर, टायनवी और टायनवी, और एक और लिख लें द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। ये एक हाल नामक इतिहासकार हुए हैं, ठीक है। इन्हीं ने एक किताब लिखी है और उस किताब का नाम है द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। यह जो चार हिस्टोरियन हैं, इनका जो लेखन है वह पूरी तरीके से मेटा हिस्ट्री का हिस्सा है। हाल नामक हिस्टोरियन हुए हैं, उनका यह लेख है। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि यह जो लेख है, यह जो आर्टिकल है, वह निम्नलिखित में से किस इतिहासकार के द्वारा लिखा गया है। तो आप याद रखेंगे हाल ने इसे लिखा है। क्लियर है। चलो, एक सवाल और उठता है इसमें क्रिटिसिज्म को लेकर के कि कार्ल मार्क्स ने या फिर जो वेबर ने इतिहास लिखा है वह भी मेटा हिस्ट्री के उदाहरण है। लेकिन यह बात पूरी तरह से गलत है, क्योंकि मार्क्स के द्वारा जो लिखा गया है या फिर वेबर के द्वारा जो लिखा गया है उसका प्रमाण हमारे पास मौजूद है और आप उसको प्रमाण के माध्यम से साबित कर सकते हैं। यानी कि जिस इतिहास को हम लोग प्रमाण के माध्यम से, स्रोत के माध्यम से साबित कर सकते हैं, वह इतिहास मेटा हिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आएगा, बल्कि वह ओरिजिनल इतिहास के अंतर्गत काउंट किया जाएगा। लेकिन जिस फैक्ट को, जिस तथ्य को हम लोग सोर्स के माध्यम से साबित नहीं कर सकते हैं, प्रूव नहीं कर सकते हैं, वह सभी का सभी हिस्ट्री मेटा हिस्ट्री के अंतर्गत काउंट किया जाएगा। स्पष्ट है। चलिए आगे बात करते हैं सामान्यीकरण की अनिवार्यता के बारे में। हम लोग धीरे धीरे करके एक एक सवाल को खत्म कर रहे हैं। हम लोग 2 सवाल पे चर्चा कर चुके हैं, अब हम लोग बात कर रहे हैं तीसरे सवाल पे। और तीसरा सवाल है सामान्यीकरण की आवश्यकता ही आखिर क्यों, है ना। इसकी आवश्यकता आखिर क्यों हमें। इसको आप ऐसे समझिए, पहले पॉइंट के तौर पर आप ऐसे समझें कि इतिहास में हमने आपको बताया था कि E.H. कार का कहना यह है कि हिस्टोरियन एक मछुआरे की तरह है और इतिहास जो है एक तरीके का तालाब है। तो उस तालाब में से हम लोग कई तरह के फैक्ट कलेक्ट करते हैं और जितने भी हिस्टोरियन होते हैं वह अपने हिसाब से फैक्ट कलेक्ट करते हैं। यानी कि जो उनके चॉइस पे बेस्ड होता है, जो उनके पसंद का होता है, उस फैक्ट को वो लोग कलेक्ट करते हैं और फिर उसको लिखते हैं हिस्ट्री राइटिंग में और आप तक पहुंचाते हैं। तो सामान्यीकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ गई क्योंकि जब इतिहासकार फैक्ट को कलेक्ट करते हैं तो वह बिल्कुल असंबद्ध होता है। असंबद्ध कहने का क्या अर्थ है कि दो चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होती है। तो जब वह दो चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, इलॉजिकल है, तो उसको लॉजिकल बनाने के लिए, उसको कनेक्टेड करने के लिए, उसको कनेक्ट करने के लिए, उसको एक दूसरे के साथ संबंध बनाने के लिए, जोड़ने के लिए, या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको समझाने के लिए उन्हें सामान्यीकरण की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमने आपको जब इतिहास की शुरुआत की थी तो हमने सबसे पहले आपको भारतीय इतिहास के क्रोनोलॉजी के बारे में बताया था, हिंदी में बोलते हैं काल क्रमानुसार। उसके बारे में हमने इसलिए बताया था ताकि मैं आपके साथ सामान्यीकरण करके आपको चीज़ों को समझा सकूं। तो जब इतिहासकार फैक्ट कलेक्ट करते हैं
तो वह हूबहू बिल्कुल वैसा नहीं होता जैसा आपके पास पहुंचता है। क्यों? क्योंकि जब वो फैक्ट कलेक्ट करते हैं तो वह बहुत छितरे हुए होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। तो हिस्टोरियंस उसको कलेक्ट करते हैं और उसको एक ऑर्डर में उसको संजोते हैं ताकि आप तक पहुंचाया जा सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा उनसे कनेक्ट हो सकें और आप इतिहास के साथ जुड़ सकें। तो सामान्यीकरण की आवश्यकता इतिहास में सारे हिस्टोरियंस को पहला पॉइंट इसलिए पड़ गई थी। समझ में आई बात? चलिए, दूसरी बात कि इतिहास में फैक्ट बहुत सारे हैं, बहुत सारे तथ्य पड़े हुए हैं। तो सामान्यीकरण क्या करता है, फैक्ट को चुनाव कैसे करना है, फैक्ट का सिलेक्शन कैसे करना है, उसमें हिस्टोरियन की मदद करता है। तो सामान्यीकरण इतिहास लेखन में इसलिए भी आवश्यक होता है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, और तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि मान लो कि आप किसी एक समूह के बारे में चर्चा कर रहे हैं, कोई एक ग्रुप है और मान लेते हैं मुस्लिम कम्युनिटी है ना। तो इस कम्युनिटी के बारे में आप इतिहासकार हैं, आप चर्चा करना चाह रहे हैं, तो आप जब केवल यह बता देंगे कि इतिहास में एक मुस्लिम नामक कम्युनिटी भी था, मुस्लिम नामक समुदाय था मेडिवल पीरियड में और अभी भी है, तो यह बात लोगों तक ज़्यादा नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि आपने फैक्ट को बताया तो, लेकिन उसका सामान्यीकरण आपने नहीं किया। तब फिर आप क्या करेंगे, इनके पीरियड के बारे में बताएंगे, कहाँ से आए, जेनेसिस, इनके क्रियाकलाप के बारे में बताएंगे, कौन कौन से शासक हुए, अभी कहाँ कहाँ रहते हैं और इनका क्या क्या बिजनेस है, क्या क्या ऑक्यूपेशन है, क्या क्या रिलीजियस आइडियाज़ है, कौन सा इनका रिलीजियस इपिक है। इन तमाम चीज़ों के बारे में जब आप एक एक करके बताएंगे तो यह एक सामान्यीकरण होगा और यह आपके लोगों तक, आपके ऑडियंस तक, आपके स्कॉलर्स तक ज़्यादा पहुँचेगा। इसीलिए इतिहास में सामान्यीकरण की आवश्यकता पड़ी। मेरे ख्याल से यह बिंदु भी आपको समझ में आ गया होगा, आना ही चाहिए। अब देखिए, आगे हम लोग तीसरे बिंदु पे बात करते हैं कि सामान्यीकरण से जुड़े हुए कई आलोचना भी हैं। कई लोग इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं कि आखिर सामान्यीकरण इतिहास को खराब भी कर रहा है, या फिर जो लोग आलोचना करते हैं सामान्यीकरण का, उनका क्या बिंदु है और किस बेस पे वो लोग आलोचना करते हैं। ठीक, पहला बात कहता है कि पहली आपत्ति यह इस अवधारणा पर आधारित है कि तथ्यों को सामान्यीकरण से अलग करने की आवश्यकता है और सामान्यीकरणों को तथ्यों से निकलना चाहिए। इस आपत्ति का हम जवाब दे चुके हैं। अच्छा, एक सेकेंड, हाँ, जवाब दे चुके हैं और दर्शा चुके हैं कि सामान्यीकरण ही तथ्यों को तथ्य बनाता है। ठीक, अब कई लोग यह कहते हैं कि सामान्यीकरण अपने आप में एक फैक्ट है। कहते हैं कि सामान्यीकरण के माध्यम से जो ओरिजिनल फैक्ट होता है उसको डिस्टोर्ट कर दिया जाता है, उसको तोड़ दिया जाता है, और जो मूल फैक्ट होता है उसका हिस्सा पाठक के पास पहुंचने से पहले ही समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन जो सामान्यीकरण के प्रक्रिया में जो इसके समर्थन में है, उनका कहना यह है कि जो फैक्ट हम लोग कलेक्ट करते हैं वह फैक्ट इसलिए बन पाता है क्योंकि हम लोग उसका सामान्यीकरण करते हैं, वह ऑडियंस तक पहुंच पाता है। तो यह एक आलोचना था और उसका जवाब इन लोगों ने इस तरीके से दिया। एक आलोचना और है जो कहते हैं कि सामान्यीकरण जो होता है वह पूर्व निर्धारित, यानी पहले से जो निर्धारित है, पहले से जो डिसाइडेड है थ्योरी, उसी पर बेस्ड होता है। ठीक, हालांकि इस बात का भी जवाब दिया उन लोगों ने जिसने सामान्यीकरण का समर्थन किया। उनका कहना यह था कि जो पूर्व निर्धारित, यानी जो पहले से डिसाइडेड कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको हूबहू हम लोग नहीं थोपते हैं। यह बात सही है कि उसका असर दिखता है, और क्यों नहीं दिखेगा। आगे चल करके जब आप इतिहास लिखेंगे तो अब तक आपने जिन जिन इतिहास को पढ़ा है उस इतिहास का कॉन्सेप्ट का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके इतिहास लेखन में दिखेगा, और जिस इतिहास लेखन के, हिस्ट्री राइटिंग के ट्रेंड से आप ज़्यादा प्रभावित हैं उसका असर सबसे ज़्यादा दिखेगा। तो सामान्यीकरण करने वाले जो इतिहासकार हैं, इसके समर्थन में जो हिस्टोरियंस हुए, उनका कहना यह था
कि सामान्यीकरण के दौरान यह बात सही है कि पूर्व निर्धारित जो कॉन्सेप्ट हैं, पूर्व निर्धारित जो तथ्य हैं, उसका कहीं न कहीं आंशिक असर होता है, लेकिन पूरी तरीके से पहले से जो प्री बेस्ड कॉन्सेप्ट हैं उसको थोपा नहीं जाता है, बल्कि कॉन्टेम्प्ररी सिचुएशन और हिस्टोरियंस का एक्सपीरियंस, उनके अनुभव, उनके फीलिंग और फैक्ट के कलेक्शन के आधार पे डिपेंड करता है सामान्यीकरण। ठीक, यानी कि एक लाइन में बोलना हो तो कह सकते हैं कि सामान्यीकरण पूर्व निर्धारित कॉन्सेप्ट पर पूरी तरीके से आधारित नहीं है। क्लियर है? तो यह इसका आलोचना के बारे में होना था। चलो आगे बात करते हैं हम लोग एक सामान्यीकरण की भूमिका के बारे में बात करते हैं कि सामान्यीकरण का क्या रोल है। यह तो आलोचना के बारे में बात हो गई, मेरे ख्याल से यह भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। तीसरे नंबर पे अगले नंबर पे बात करते हैं सामान्यीकरण की भूमिका, कि आखिर सामान्यीकरण की क्या भूमिका है। मैं आपको पॉइंट भी लिखवा देता हूं, आप लिख लीजिए इसका क्या रोल है, हिंदी में भूमिका। चलिए, पहला कहता है कि यह उसके तथ्यों के संयोजन के सिद्धांत प्रदान करते हैं जिससे इतिहासकारों की वह आधारभूत समस्या हल हो जाती है हल हो जाती है कि उनके द्वारा जुटाए गए अस्त व्यस्त तथ्यों के अंबार को किस प्रकार व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया जाए। ठीक, अब देखो सामान्यीकरण की भूमिका क्या है इतिहास में। पहला भूमिका तो यह है कि तथ्यों का संयोजन, किताबी भाषा पे नहीं जाइए, आप ऐसे लिखें, तथ्यों का संयोजन में सबसे पहली इसकी भूमिका है। दूसरी भूमिका है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि एक व्यवस्थित क्रम में इसे सजाने के लिए सामान्यीकरण की आवश्यकता है और सामान्यीकरण का उसमें सबसे बड़ा रोल भी है। तीसरे नंबर पे बात करें तो तीसरा यह है कि यह निष्कर्ष तक पहुंचने में मदद करता है। चौथा नंबर, यह चीज़ों को इलाबोरेट करने में, इसी को एक्सप्लोर बोलो आप, एक्सप्लोर करने में बहुत मददगार साबित होता है। और एक पॉइंट मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक कनेक्ट करने में इसकी भूमिका है। और छठे पॉइंट पे आप लिखेंगे तो इसका क्या रोल हो सकता है, इसका रोल यह हो सकता है कि जो डिस्टॉर्टेड फैक्ट हैं, जो कि असंबद्ध तर्क हैं, असंबद्ध जो लॉजिक्स हैं, उसको संबद्ध लॉजिक बनाने में, यानी कि जो इलॉजिकल चीज़ें हैं उसको लॉजिकल बनाने में सामान्यीकरण का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भूमिका होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस तरीके से 5-6 पॉइंट में आप इसको बता सकते हो, समझा सकते हो लोगों को। एक पॉइंट और आप लिख लेना, और एक पॉइंट आप और लिख लो कि चीज़ों को स्पष्ट करने में, क्लियर करने में, है ना, क्लियर करने में, लोगों को स्पष्ट बताने में इसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं, मेरे ख्याल से सामान्यीकरण की भूमिका भी खत्म हो गई। इसमें कोई और चैप्टर नहीं, और पॉइंट नहीं है जो आपको समझाया जा सके। इसके भूमिका को आप पूरी तरीके से समझ चुके हैं। आगे बात करते हैं हम लोग सामान्यीकरण का सोर्सेज क्या क्या हो सकता है। एक सवाल यह भी होगा जो कि सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। चलिए आप लिखें सामान्यीकरण के स्रोत, सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। पहले नंबर पे बात करते हैं कि किसी भी विषय पे उपलब्ध पिछला लेखन एक प्रमुख स्रोत है। कैसे? अब देखो कि मान लो कि जब आप रिसर्च करने के लिए जाते हो, अब मान लेते हैं कि आप मॉडर्न पीरियड पे रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक, उसके सामाजिक पहलू पे, सोशल एस्पेक्ट पे आप रिसर्च करना चाहते हैं, तो रिसर्च में सबसे पहले आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना होता है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर इसलिए करना होता है
ताकि आपको पता चल सके कि आपसे पहले आपके जो पूर्वज हुए, आपके पूर्वज कहने का अर्थ है जेनेटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, आपके घर की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके टॉपिक पे काम करने वाले आपके पूर्वज, ठीक। एकेडमिक्स हायरार्की की बात कर रहा हूँ, एकेडमिक्स इन एंसेस्टर की बात कर रहा हूँ, यानी कि मॉडर्न पीरियड पे आपसे पहले जिन लोगों ने काम किया उन लोगों ने कौन कौन से पहलू पे चर्चा की और किन किन बिंदुओं को उन्होंने छोड़ दिया। जिन बिंदुओं को उन्होंने छोड़ दिया उस बिंदु पर आप चर्चा करेंगे, या फिर जिन बिंदुओं को उन्होंने अच्छे तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया और आपको लगता है कि आप और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, तब आप उस पर चर्चा करेंगे, उस पर रिसर्च करते हैं। तो जब आप रिसर्च करने के लिए जाएंगे तो उस पे पहले जो लोगों ने लिखा है उस लेखन को आपको पढ़ना होगा। तो जो पिछला लेखन होता है वह कहीं न कहीं सामान्यीकरण में सबसे बड़ा मददगार स्रोत होता है। क्लियर है? तो पिछला लेखन स्रोत जो है सामान्यीकरण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। पहला पॉइंट। दूसरे नंबर पे अब देखिए एक सोशल साइंस का सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें सामान्यीकरण में एक और चीज़ मैटर करता है। जैसे किसी कम्युनिटी के बारे में आप अध्ययन कर रहे हो तो आप जब फील्ड वर्क करोगे तो उनका जो बिहेवियर है, उनका जो व्यवहार है, उनका जो जनजीवन है, उनका जो डेली लाइफ है, दैनिक जीवन है, उनका जो रिलीजियस लाइफ है, धार्मिक जीवन जो है, उनका आर्थिक जीवन यानी ऑक्यूपेशंस, उनके व्यवसाय, उनके व्यवसाय लिखो आप, हिंदी भी लिखना भूलते जा रहे हैं। उसके बाद आप देखो उनका मैट्रिमोनियल रिलेशन, लोगों के साथ, किन लोगों के साथ उनका वैवाहिक संबंध स्थापित होता है, किन लोगों के साथ वो लोग खाते हैं पीते हैं, है ना, रोटी बेटी का संबंध अपनाते हैं। यह तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वह आपको सामान्यीकरण करने में मदद करते हैं। तो सोशल साइंस के सब्जेक्ट में स्पेशली हम लोग इन सारे बिंदुओं पर विशेष तौर पे चर्चा करते हैं। तो यह चीज़ें आप लिख लीजिएगा, यह तमाम सारी चीज़ें जो हैं किसी भीड़ का, किसी व्यक्ति का सामान्यीकरण करने में सबसे ज़्यादा मददगार होता है। तो यह भी एक प्रकार का सोर्स है। किसका सोर्स है? सामान्यीकरण का, जनरलाइजेशन का। तीसरे नंबर पे बात करते हैं इतिहास, समाज, संस्कृति और राजनीति से संबंधित। इतिहास, समाज, संस्कृति और राजनीति से संबंधित मार्क्स, वेबर एवं फ्रायड, इन तीनों के जो सिद्धांत हैं वह बहुत ही प्रमुख सोर्सेज के तौर पे काउंट किया जाता है सामान्यीकरण करने में। कौन कौन? मार्क्स हैं, वेबर हैं, आप नाम लिख लीजिए, मार्क्स, कार्ल मार्क्स, है ना, वेबर एंड फ्रायड। फ्रायड का स्पेलिंग क्या होता है? अच्छा देख लेना, फ्रायड, है ना। यह तीनों के तीनों हिस्टोरियन हैं, फिलोसफर भी हुए अपने टाइम में। तो इनके जो सोर्सेज हैं वह हमें सामान्यीकरण करने में सबसे ज़्यादा मददगार होते हैं। ठीक, चलो एक पॉइंट और लिखिए। इतिहासकार जो हैं वह वर्तमान का अध्ययन जब करते हैं तो उससे भी कहीं ना कहीं वह सोर्स कलेक्ट करते हैं। जैसे आप इतिहास में जब आप रिसर्च करने के लिए जाएंगे तो कई तरह के टॉपिक होते हैं, कई तरह के थीम होते हैं। जैसे आप एंशिएंट पे रिसर्च करेंगे, मिडिवल पे रिसर्च करेंगे, मॉडर्न पे रिसर्च करेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री पे रिसर्च करेंगे, या फिर आप कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड पे, कॉन्टेम्प्ररी इंडिया पे आप रिसर्च करना चाहते हैं। तो जब आप कॉन्टेम्प्ररी पे रिसर्च करते हैं तो जो लोगों का जो वर्तमान का जो जीवन है, लोगों का जो वर्तमान का व्यवहार है, बिहेवियर है, उनका व्यवसाय है, उनका जो बिजनेस है, उनका जो मैट्रिमोनियल रिलेशंस है, या फिर उनके किसी और के साथ अन्य संबंध हैं, चाहे वो व्यापारिक संबंध हो, राजनीतिक संबंध हो, सांस्कृतिक संबंध हो, उनका कल्चरल लाइफ है, उनका जो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वह आपको सामान्यीकरण में मदद करते हैं। तो वर्तमान का जो अध्ययन करना भी एक प्रकार का सामान्यीकरण का स्रोत के तौर पे काउंट किया जाता है ना। चौथे पॉइंट पे आप इसको लिख लेना। एक पॉइंट और बात करते हैं, और पांचवा क्या है कि कई लोग जो आपसे पहले जिन लोगों ने विश्लेषण किया है किसी चीज़ का, या फिर जब आप किसी भी तरीके का एडिटोरियल पढ़ते हैं, पेपर में संपादकीय पढ़ते हैं, या फिर किसी का लेख पढ़ते हैं, किसी का आर्टिकल पढ़ते हैं, आज के दिन में, आज के दौर में अखबार में या फिर कहीं पे भी,
तो वह भी चीज़ें कहीं न कहीं आपको एक्सप्लोर करने में, सामान्यीकरण करने में मदद करता है। समझ में आ रही बात? तो किसी वैज्ञानिक का विश्लेषण हो सकता है, किसी हिस्टोरियन का हो सकता है, किसी अर्थशास्त्री का हो सकता है, किसी दार्शनिक का हो सकता है, या फिर किसी समाजशास्त्री का भी हो सकता है। तो इन तमाम तरह के लोगों के द्वारा जो एक लेखन प्रदान किया जाता है, एक जो विश्लेषण प्रदान किया जाता है, वह विश्लेषण भी कहीं न कहीं हमें सामान्यीकरण करने में मदद करता है। समझ में आई बात? तो सामान्यीकरण के कौन-कौन से सोर्सेज हो सकते हैं? मेरे ख्याल से इस बिंदु पर भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। किसी तरीके की बात ऐसे लगती है कि जहाँ पर बाउंस करने लगे कि यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, तो वीडियो को पॉज़ कीजिए, फिर पीछे जाइए, फिर देखिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार देखिए। इतना बार ऐसे देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरे ख्याल से एक बार में समझ में आ जाना चाहिए। यदि नहीं आता है तो आप फिर से देखिए, और उसके बाद भी नहीं आता है, फिर आपको लगता है कि यहाँ पर आपको हमसे बात करने की आवश्यकता है, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कीजिए, आप मुझे मेल भी कीजिए, आप मुझे यूट्यूब में कमेंट में आप सजेशन भी दीजिए, आप समझाएँ भी, बताएँ भी। ठीक? चलो, एक बात करते हैं और वह बात यह है कि सामान्यीकरण की क्षमता को कैसे सुधारें, और उसके बाद इस चैप्टर को खत्म करते हैं। अब देखिए, अब आपका सवाल हो सकता है कि सर हमने तो सामान्यीकरण को समझ लिया कि सामान्यीकरण होता क्या है, और सामान्यीकरण में किन किन लोगों का रोल रहा, कितने प्रकार का होता है, उसकी क्या भूमिका है इतिहास में, और उसके क्या क्या सोर्सेज हैं। यह 4-5 बिंदुओं पर हमने तो चर्चा कर ली, लेकिन अब हम लोग इतिहासकार बनने की प्रक्रिया में हैं। हम लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, कल होकर हम लोग जेआरएफ करेंगे, नेट करेंगे। उसके बाद हम लोग जब विश्वविद्यालय में जाएंगे तो या एमफिल करें या पीएचडी करें, मुझे थीसिस लिखना होगा। एमफिल में भी डिसर्टेशन लिखना होता है, पीएचडी में थीसिस लिखना होता है। तो वहाँ पर आपको सामान्यीकरण की आवश्यकता पड़ेगी। तब आप सामान्यीकरण करने का जो आपका कैपेसिटी है, जो आपका पर्सनल क्षमता है, व्यक्तिगत क्षमता है, उसको कैसे सुधार सकते हैं, उसको कैसे बढ़ाया जाए, आपका यह सवाल हो सकता है, और इसी सवाल पे अब हम लोग चर्चा भी करेंगे। तो सामान्यीकरण की क्षमता को कैसे सुधारा जा सकता है, बिंदु पे, है ना, हर एक बिंदु पे बात करेंगे, कितने बिंदु में क्या क्या आपको करना चाहिए। पहला पॉइंट, हमें विचारों को निभाने की क्षमता को अर्जित करना और सुधारना आना चाहिए, क्योंकि सभी सामान्यीकरण विचारों के रूप में समझे जाते हैं। हमें विचारों को निभाना सीखना चाहिए, भले ही हम शुरुआती दौर में ऐसा पर्याप्त ढंग से नहीं कर पाए। ठीक, अब देखो, पहला पॉइंट कि किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए सबसे पहले आपको उसको समझना जरूरी है। ठीक, तो पहले बिंदु में सिर्फ यही बताया गया है कि जब आप किसी भी थॉट को पढ़ते हैं, किसी भी विचार को पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आप उसको अर्जित करें। अर्जित करने का क्या अर्थ है? आप उसको 100% समझ सकें, 100% उसका फ़ायदा उठा सकें। यानी कि एक लाइन में जैसे हम लोग बोलते हैं कि जो व्यक्ति खुद कन्विंस नहीं रहेगा वह दूसरे को कन्विंस नहीं कर सकता है। जैसे लव अफेयर्स के मामले में एक थ्योरी चलता है कि जो व्यक्ति खुद से प्यार नहीं कर सकता है, वह व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ प्यार नहीं कर सकता है। जैसे जिस व्यक्ति के पास खुद खाने के लिए नहीं होगा, वह दूसरे व्यक्ति को कैसे खिला सकता है। इसी तरीके का थ्योरी इतिहास लेखन में भी काम करता है, सामान्यीकरण में भी काम करता है, कि जब आप उन फैक्ट को, उन आइडियाज़ को, उन आइडियोलॉजीज़ को, उन थॉट प्रोसेस को जब तक आप खुद 100% नहीं समझेंगे, तब तक आप दूसरे को नहीं समझा सकते हैं, दूसरे के सामने उसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं। तो पहला बिंदु हमारा यह होगा कि जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं, कोई भी थॉट, उसको आप कोशिश करें, अपनी क्षमता को सुधारिए कि आप उसको, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग कर सकें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप समझ सकें। जब आप उसको समझ सकेंगे तब सामान्यीकरण की क्षमता आपकी अपने आप बढ़ेगी। तो सामान्यीकरण की क्षमता बढ़ाने के लिए यहाँ पर आप थॉट प्रोसेस को अर्जित करने की क्षमता का सुधार करना ज़रूरी है। यानी उसको अर्जित करने का जो प्रक्रिया है उसमें बदलाव लाइए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा समझिए। एक लाइन में बोलेंगे तो गेनिंग कैपेसिटी या अंडरस्टैंडिंग है ना। चलो दूसरे बिंदु पे बात करते हैं। दूसरा बिंदु है,
हमें तार्किक सिद्धांतों का प्रयोग करना आना चाहिए। अब देखिए, हमें, आप लिख लें पहले, लॉजिक, बी लॉजिकल। क्यों? एक अच्छा सामान्यीकरण करने वाला व्यक्ति या इतिहासकार वही हो सकता है जो लॉजिकल हो। हमने आपको बताया था ना कि जो चीज़ें फैक्ट इलॉजिकल है, सामान्यीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सारे के सारे हिस्टोरियंस उसे लॉजिकल बनाते हैं। तब आप जब इतिहास लिखेंगे तो आपको भी लॉजिकल होना पड़ेगा। जब आप लॉजिकल होंगे तभी आप ज़्यादा ऑडियंस तक कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे आपके यहाँ मतलब हम लोग जिस दुनिया में रहते हैं भारत में, वहाँ मोस्ट ऑफ जो रिलीजियस गुरुज हैं वह इलॉजिकल हैं, ठीक। इसलिए यहाँ पे भीड़ तैयार होती है। इलॉजिकल है, उनके पास लॉजिक नहीं होता है और भीड़ लॉजिक को फाइंड आउट नहीं करती है। लेकिन जब आपको सामान्यीकरण करना हो, आपको ऑडियंस तक पहुंचना है, उस ऑडियंस तक नहीं जो बाबा के पास है, उस ऑडियंस तक जो विश्वविद्यालय में बैठे हैं, आपके इतिहास का, आपके इतिहास लेखन को पढ़ेंगे, तो उनको तक आपको पहुंचने के लिए लॉजिकल होना आवश्यक है। लॉजिकल होने का सिर्फ इतना ही अर्थ है कि आप जो कुछ भी बात करते हैं उसका प्रमाण उनके पास, उसका रेफरेंस उनको दे सकें, ताकि आपकी बात पर वो लोग भरोसा कर सकें। आप लोग ऐसे कॉमन लाइफ में बोलते हो ना कि इसके बात का कोई वजूद नहीं है। वजूद नहीं है का कहने का क्या अर्थ होता है? सिर्फ इतना अर्थ होता है कि जब आप बात कर रहे हैं तो उसका आपके पास कोई भी सोर्स नहीं है, कोई भी ऑथेंसिटी नहीं है, कोई भी रिलायबिलिटी नहीं है आपके बात की, यानी आपका बात बकवास है। एक लाइन में हम लोग ऐसे बोलते हैं डेली लाइफ में। तो दरअसल सामान्यीकरण की क्षमता का सुधार करना है तो अपने आप को लॉजिकल बनाइए, बकवास की बात करना बंद कर दीजिए। तीसरे नंबर पे बात करते हैं। तीसरा बिंदु होगा भाषा, लैंग्वेज। अब बोलो यार, लैंग्वेज कैसे हो सकता है सर, सामान्यीकरण में इसका कैसे रोल हो सकता है? ऐसे रोल हो सकता है कि देखिए, सामान्यीकरण में भाषा का रोल इसलिए है क्योंकि आप भारत में रह रहे हैं, तो भारत में जो मोस्ट ऑफ लोग हैं वह हिंदी जानते हैं, यानी कि एक कॉमन से कॉमन व्यक्ति भी है जो हिंदी जानता है। हालांकि भारत में कई तरह की भाषाएं हैं, आप साउथ इंडिया में जाएं तो वो लोग हिंदी नहीं जानते, वो लोग अंग्रेजी जानते हैं। तब आप जिस ऑडियंस तक पहुंचना चाह रहे हैं, जिनकी संख्या ज़्यादा है, तो उनके भाषा में यदि आप बात करेंगे तभी आप उन तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि वह आप तक पहुंचने के लिए किसी अन्य भाषा को नहीं सीखने वाले हैं। तब आपको उनका भाषा सीखना होगा उनको तक पहुंचने के लिए। इसीलिए आप देखोगे कि जितने भी बड़े बड़े हिस्टोरियन हुए भारत में, उन सभी का जो मूल कृति है वह अंग्रेजी में है, लेकिन उन्हें पता है कि हमें और ऑडियंस तक पहुंचना है, इसलिए उनका अनुवाद भी करवाया उन्होंने। क्यों? क्योंकि अनुवाद हिंदी में कराया, मराठी में कराया, अन्य भाषाओं में उसका अनुवाद करवाया, ट्रांसलेशन करवाया, ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। तो भाषा जो है वह सामान्यीकरण की क्षमता को सुधार करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उदाहरण के तौर पे यदि रविंद्रनाथ टैगोर उसमें अपने बंगाली भाषा में, बांग्ला में नहीं लिख करके आप सिर्फ अंग्रेजी में, फ्रेंच में बात कर रहे होते, तो उन ऑडियंस तक कनेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि सामान्यीकरण की प्रक्रिया में वह फेल हो जाते, है ना? आप समझ पा रहे हो? उसी तरीके से जब गांधी जी अंग्रेजी में अंग्रेजों से बात नहीं करते तो वह अंग्रेजों के साथ सामान्यीकरण में फेल हो जाते। इसीलिए भाषा जो होता है वह जनरलाइजेशन की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। यानी आपको अपना सामान्यीकरण की क्षमता का सुधार करना है तो भाषा पर भी पकड़ बनाइए। चौथे नंबर पे बात करते हैं। चौथा जो बिंदु है, व्यवस्थित तरीके से अध्ययन, डेकोरेटिंग वे में। हिंदी में अंग्रेजी में लिखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक। क्यों? ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचने के लिए, सामान्यीकरण करने के लिए आपको चीज़ें उस तौर पे, उस वे में समझानी होगी जो कि एक काल क्रमानुसार हो, एक पीरियड के अकॉर्डिंग हो। जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो ऐसा नहीं कि आप पहले क्लास 5 में पढ़ते हैं, फिर क्लास 1 में जाते हैं, फिर ग्रेजुएशन में जाते हैं, फिर पीएचडी में जाते हैं और फिर पीएचडी के बाद क्लास 8 में आते हैं। इस तरीके से नहीं होता है। क्यों?
क्योंकि हम लोग वहाँ पर एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ाई करते हैं, पहले 1 तो 2 तो 3 4 5 इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जब आप इतिहास लिखेंगे तो वहाँ पर सामान्यीकरण की क्षमता का सुधार करने के लिए आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बात करना आना चाहिए। यानी फैक्ट को जब आप कलेक्ट करेंगे, फैक्ट को जब आप लोगों के सामने रखेंगे तो उसको एक ऑर्डर वाइज रखेंगे, उसको एक पीरियड वाइज रखेंगे, उसका सबसे महत्वपूर्ण रोल होगा और इसके माध्यम से आप अपने सामान्यीकरण की क्षमता का बिल्कुल अच्छे तरीके से सुधार कर सकते हैं। समझ में आई बात? 5वें नंबर पे बात करते हैं। 5वां जो बिंदु है वह क्या है? धारणाओं और सामान्यीकरणों का परिमार्जन एक सतत प्रक्रिया है, अतः मित्रों, सहकर्मियों और प्राध्यापकों से इन पर या इनके इर्द गिर्द चर्चा करना बहुत आवश्यक है। अब देखो, डिस्कशन, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, जैसे आप एग्जाम दोगे तो उसमें एक जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन, एक इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू क्या है? इंटरव्यू को आप पूरी तरीके से अध्ययन करोगे, है ना, तो इंटरव्यू में भी कहीं ना कहीं आप अपना सामान्यीकरण कर रहे होते हैं। जैसे आप इंटरव्यू बोर्ड में जैसे घुसते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आप अपने बारे में बताइए। अपने बारे में बताइए का क्या मतलब है? आप एक फैक्ट हैं, है ना, आप बस आपके बारे में वह जान रहे हैं कि आपका नाम फलाना फलाना है। अब आप बताइए अपने बारे में विस्तार से। तो सामान्यीकरण आप कर रहे होते हैं कि मेरा नाम यह है और मैं भारत के इस राज्य का रहने वाला हूं और मेरा जन्म या फिर इस राज्य में हुआ था और इस स्टेट में, इस कंट्री में हुआ था। उसके बाद आप यह बताते हैं कि मैं इस रिलीजन से हूँ और मैंने अपनी पढ़ाई यहाँ से की है, अपने ग्रेजुएशन की डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, पीएचडी की डिग्री यहाँ से की है। यह एक सामान्यीकरण है, खुद का सामान्यीकरण इंटरव्यू की प्रक्रिया में किया जाता है। तो आपको सामान्यीकरण की क्षमता का सुधार करना है। तो मैं नाम भूल रहा हूँ, शायद किसी ने कहा था कि जो नॉलेज का जो सही अप्रोच है वो होता है डिस्कशन। ठीक, जब आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हो तो आप अपने लोगों के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ, अपने टीचर के साथ, अपने फेलोज के साथ, आपके माता पिता, यदि आप ही जितना पढ़े लिखे हैं या फिर आपको लगता है कि आपकी बात को वो समझ सकते हैं, तो उनके साथ उस बिंदु पर चर्चा कीजिए। चर्चा करेंगे आप तो वह बहुत ही मदद करेगा आपको सामान्यीकरण करने में। सामान्यीकरण करने का अर्थ कितना ही, आप बेसिक, मैंने आपको समझाया था कि बेसिक अर्थ क्या है, ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचना। ठीक, तो जब आप चर्चा करेंगे, किसी के साथ डिस्कशन करेंगे, तो बहुत सारे नए बिंदु निकल करके आएंगे जो आपको पहले पता नहीं था। इसीलिए सामान्यीकरण का क्षमता का सुधार करना है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपने गर्लफ्रेंड के साथ, तमाम लोगों के साथ आप चर्चा कीजिए। ठीक, तो चर्चा बहुत आवश्यक है सामान्यीकरण के लिए। और कोई पॉइंट है? चलो एक पॉइंट और लिखो, यह बहुत मज़ा आता है ना। एक होता है क्रिटिसाइज। ठीक, देखो, पर्सनली मुझसे पूछोगे, ठीक है, तो देखो, दुनिया में सबसे आसान काम पता है क्या है? किसी की प्रशंसा करना, किसी का तारीफ करना बहुत आसान काम है। 2-4 गालिब के सिर ढूंढ लिए, 2-4 फराज का ढूंढ लिए, 2-4 किसी और का ढूंढ लिए और किसी का तारीफ कर दिए। अक्सर लड़के ऐसा करते हैं लड़कियों के साथ, अपने गर्लफ्रेंड के साथ या फिर अपने क्रश के साथ, किसी के साथ ये इस तरीके का करते हैं। लड़कियां भी करती हैं, लड़के भी करते हैं। प्रशंसा, आप जिधर भी देखोगे प्रशंसा। आप थोड़ा सा आलोचना करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड का या फिर गर्लफ्रेंड आपकी आलोचना करती है, आपके टीचर आपकी आलोचना करती है, आपके दोस्त आपकी आलोचना करते हैं, तब आप क्या करते हैं? आप गुस्सा हो जाते हैं। ठीक, आप उनसे नाराज हो जाते हैं, जो कि सबसे गलत बात है। क्यों? मेरा मानना यह है कि जीवन में आप सबसे महत्वपूर्ण जगह उस व्यक्ति को दीजिए जो व्यक्ति आपके प्रति आलोचनात्मक रवैया रखता है, जो आपकी आलोचना करता है। अब आप आलोचना का संबंध उससे मत समझ जाना, गाली देना, निंदा करना यह अलग बात है। निंदा करना अलग बात है, गाली देना अलग बात है, आलोचना करना अलग बात है। ठीक, तो जो लोग निंदा करने वाले लोग हैं, निंदा करने का क्या अर्थ है? निंदा करने का मतलब है जो लोग आपको सुबह सुबह उठ करके बिना मतलब का गाली देते हैं। आप कुछ भी सकारात्मक कर रहे हैं लेकिन वो आपके प्रति हमेशा नकारात्मक रवैया रखते हैं। यह तरीके का जो पॉइंट है ना, वह निंदा करने वाले लोगों में है। ठीक, तो निंदा करने वाले लोग हैं आपके लाइफ में, तब तो उनको एकदम थ्रो आउट कीजिए, बाहर निकालिए।
ठीक, किसी भी तरीके से उनको मारकर फेंक दीजिए लाइफ से, मतलब उनको हत्या मत करो, लाइफ से निकाल दो। और जो लोग आलोचना करते हैं आपकी, ठीक, जो लोग आपकी आलोचना करते हैं उनको आप अपने जीवन में महत्वपूर्ण जगह दो, और यहाँ तक इतना महत्वपूर्ण जगह दो कि जो लोग तारीफ करते हैं उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जगह उनको दो। तारीफ करने वालों की भी आवश्यकता है, लेकिन आलोचना करने वालों की आवश्यकता ज़्यादा है अपने जीवन में, क्योंकि वो लोग आपका डेवलपमेंट चाहते हैं, आपके अंदर रिफॉर्मेशन चाहते हैं। तारीफ करने वाले लोग आपके अंदर जो चीज़ें मौजूद है बस उसी के दायरे में बात कर रहे होते हैं कि आप बहुत हैंडसम हैं, आप बहुत ये हैं, आप बहुत वो हैं, जो बकवास की बातें हैं। आलोचना करने वाले कहते हैं कि आपका यह नकारात्मक पॉइंट है, यानी वह आपके अंदर सुधार करना चाहते हैं। आप समझिए बात को, ठीक। तो जब आप सामान्यीकरण की प्रक्रिया का सुधार करना चाहते हैं अपनी क्षमता का, तब आप किसी के प्रति आलोचनात्मक रुख रखिए, यहाँ तक कि अपने प्रति भी आलोचनात्मक रवैया रखेंगे तो आपका सामान्यीकरण की क्षमता जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा सुधार आएगा। क्यों? क्योंकि आलोचना करने के लिए भैया आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा उस व्यक्ति को, उस संस्था को, उस देश को, उस दुनिया को, तभी आप आलोचना करेंगे। तो दुनिया का सबसे टफ काम है आलोचना करना, और दुनिया का सबसे आसान काम है तारीफ करना। समझ में आई बात? जैसे बिपिन चंद्रा का किताब आप पढ़ते हैं, आप एकदम तारीफ करते हैं कि बहुत माइंड ब्लोइंग किताब है, बहुत मज़ा आ गया, मॉडर्न हिस्ट्री पूरा समझ गए। आसान काम है, कई लोगों ने तारीफ किया, लेकिन उन लोगों पे बिपिन चंद्रा ने कभी ध्यान नहीं दिया। क्यों देंगे? लेकिन यदि आप उनके आलोचक बनेंगे, आप आलोचना करेंगे कि मार्क्सवादी इतिहास लेखन में बिपिन चंद्रा ने सिर्फ इन बिंदुओं पर चर्चा की, यहाँ पर भी होना चाहिए था, आप आलोचनात्मक रवैया अपना रहे हैं तो आपको जगह दिया जाएगा वहाँ पर। समझ रही बात? स्पेशल फील होगा। तो आपको आलोचनात्मक रवैया भी रखना चाहिए। समझ में आ गई होगी बात मेरे ख्याल से। और बात करते हैं, चलो एक दो बात है जो और है उसको भी समझ लिया जाए। 7वां नंबर, कंपैरेटिव स्टडी करना आना चाहिए आपको, ठीक। कंपैरेटिव स्टडी का क्या मतलब होता है? जैसे मार्क्सवादी इतिहास लेखन में भी कई हिस्टोरियन हुए, सुमित सरकार भी हैं, रोमिला थापड़ भी हैं, रामशरण शर्मा भी हैं, बिपिन चंद्रा भी हैं, अमलेश त्रिपाठी हैं, सुचेता महाजन हैं, आदित्य मुखर्जी हैं, मृदुला मुखर्जी हैं, रमेश चंद्र मजूमदार हैं, आरसी मजूमदार जिन्हें कहते हैं। यह सभी के सभी मार्क्सवादी इतिहास लेखन के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। डीडी कोशाम्बी भी हैं, दामोदर धर्मानंद कोशाम्बी। आप सभी को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंस सभी में नज़र आएगा। तो आपको कंपैरेटिव स्टडी करना इसलिए आना चाहिए कि ताकि आप तुलनात्मक अध्ययन करें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जस्टिस कर सकें अपने इतिहास लेखन के साथ, और आपकी सामान्यीकरण की क्षमता में और सुधार आएगी। इससे आप कभी कर करके देखिए, बहुत मज़ा आएगा, ठीक। आप डेली लाइफ में तो लोगों को तुलना करते रहते हैं, फलाना आदमी बहुत अच्छा है, फलाना आदमी बहुत घटिया है। जब आप हिस्टोग्राफी में आएंगे, हिस्ट्री राइटिंग जब आप करेंगे, वहाँ पर जब तुलना करना होगा तो फिर आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। इसलिए कंपैरेटिव स्टडी करना सीखिए, तब आपका सामान्यीकरण का जो क्षमता है उसमें बहुत ज़्यादा मजबूती आएगा, बहुत ज़्यादा सुधार आएगा। और कुछ बात और बात है, एक बात 8वां नंबर का बात है ना, उसे भी बात जान लेते हैं, छोड़ना क्या है। वर्तमान का अध्ययन करते रहिए आप। क्यों? वर्तमान का अध्ययन करना इसलिए आवश्यक है ताकि आप जो पास्ट में पढ़ते हैं उसको प्रेजेंट के साथ आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आज देखते हैं आप आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, इस तरीके की जो व्यवस्था है, एक सेकेंड, इस तरीके की जो व्यवस्था है वह कहीं ना कहीं हमें सबसे पहले मौर्यन पीरियड में, मौर्य काल में देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि वहाँ पर एग्रोनोमोई, एस्ट्रोनोमोई नामक जिला अधिकारी हुआ करते थे। आप प्रेजेंट को पढ़ रहे हैं, पास्ट को भी पढ़ रहे हैं, तभी आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो सामान्यीकरण का क्षमता का सुधार करने में वर्तमान का अध्ययन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसलिए आप वर्तमान का अध्ययन करते रहें, मैगजीन्स पढ़ें, अच्छे अखबार पढ़ें, अच्छे ब्लॉगर्स के ब्लॉग पढ़ें, अच्छे लेख पढ़ें, और अच्छे वीडियोस भी देखें यूट्यूब पे, ठीक है। ये सारे चीज़ आपको बहुत मदद करेंगे सामान्यीकरण की क्षमता का सुधार करने में। स्पष्ट है? आगे बात करते हैं, और कुछ पॉइंट है, एक पॉइंट और,
वो क्या है? जीवन, अपने जीवन से रिलेटेड है। अब आप, ये भी अजीब लगेगा आपको, देखिए अब आप जब जीवन को अपना समझते हैं, ठीक है, अपने लाइफ को समझना, जीवन में आपके साथ कई तरह की घटनाएं घटती हैं, वह सारी की सारी घटनाएं आपका सामान्यीकरण कर रही होती है। तो जब आप अपने जीवन के चक्र को आप समझते हैं, आप अपने लाइफ सर्कल को समझते हैं, तभी आप दूसरे के लाइफ के सर्कल को भी समझ सकते हैं। तो यदि आप इस पे पूरी तरीके से फोकस्ड हैं तो यह भी आपको सामान्यीकरण की क्षमता का सुधार करने में बहुत मदद करेगा। तो इस हिस्से में हमने बात किया सामान्यीकरण की क्षमता का कैसे सुधार किया जा सकता है। इसको आप, मेरे ख्याल से बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक बार फिर से देख लो, 100% समझ में आना चाहिए। अब तो भैया बात हो गई सामान्यीकरण के बारे में ओवरऑल। अब सारांश के तौर पे हम लोग बात करते हैं कि यदि कंक्लूजन के तौर पे बोलना हो कि सामान्यीकरण आखिर क्या होता है 2-4 शब्दों में, तो हम लोग बोलेंगे कि सामान्यीकरण वह साधन है, वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक इतिहासकार अपने इतिहास लेखन के माध्यम से इतिहास लेखन में सामान्यीकरण करके ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च स्कॉलर्स तक, ज़्यादा से ज़्यादा पाठक तक पहुंच पाता है और उसमें सामान्यीकरण के माध्यम से वह इलॉजिकल फैक्ट्स को लॉजिकल फैक्ट्स में तब्दील करता है। और वैसे फैक्ट जो कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं थे तो इतिहासकार उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में संजोने के लिए, व्यवस्थित क्रम में संजोने के लिए सामान्यीकरण की प्रक्रिया का सहारा लेते हैं। तो मेरे ख्याल से आज के लेक्चर का जो महत्वपूर्ण बिंदु था, जो हमने शुरू में बताया था, हमने सारे पॉइंट पे एक एक करके डिस्कशन कर लिया है और सारी चीज़ें मेरा ऐसा विश्वास है कि आपको समझ में आई होंगी। नहीं आई होंगी तो एक बार फिर से देखिए। कुछ और समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से या फिर जो मेरा मेल है kusumnetclasses@gmail.com, आप वहाँ पर मुझे मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और कुछ दिनों में आज से लगभग 10-15-20 दिन बाद एक व्हाट्सएप भी लॉन्च करूंगा जो कि आप सभी छात्रों के लिए होगा। आपका कोई भी मैसेज होगा, कोई भी सवाल होगा तो आप मुझसे डायरेक्ट सीधा व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। जो लोग टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम पे जाएं, कुसुम नेट क्लासेस लिखेंगे तो आप टेलीग्राम पे वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। बहुत तरह की किताबें मैं वहाँ पर भेजते रहता हूँ PDF में, तो आप वहाँ से किताब वगैरह लेने में या फिर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन वगैरह के बारे में भी बहुत मदद मिलेगी। सो थैंक यू वेरी मच गाइस टू ज्वाइन मी। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना एवं अपनों का ख्याल रखें। जिनसे आप प्यार करते हैं उनका भी ख्याल रखें, जो आपसे प्यार करते हैं उनका भी ख्याल रखें, जो आपसे प्यार नहीं करते हैं उनका भी ख्याल रखें। तो चलिए फिर मिलेंगे। शुक्रिया, बाय बाय, जय हिंद।